लखनऊ से है, जहां एक राजनीतिक संगठन के जरिए पैर जमा रहा था पीएफआई और यूपीएटीएस ने 70 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है। यूपीएटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। एक करीबी राजनीतिक संगठन के जरिए पैर जमाने में जुटा था पीएफआई और दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक ये पैर जमाने में जुटा था और हिरासत में लिए गए संदिग्धों के मोबाइल से कई एप्लीकेशन मिले हैं और इन एप्लीकेशन के जरिए आपस में बातचीत कर रहे थे ये संदिग्ध। ज्ञानवापी विवाद से लेकर अतीक अशरफ हत्याकांड की वीडियो भी मिली है और यूपीएटीएस गिरफ्तार आरोपियों की जल्द रिमांड भी लेगी और यूपीएटीएस के हाथ कई अहम जानकारियां भी लगी हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, पिछले दिन कई यहाँ पे चूंकि एटीएस की जो छापेमारी थी कई जगह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखी हमने, कईयों को गिरफ्तार भी किया। अब पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं, कई हैरान करने वाले खुलासे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पीएफआई जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, सीएए और एनआरसी के जब जिस दौरान प्रदर्शन हुए उस दौरान बड़े पैमाने पर इसने पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भी करीब 29 से 30 जिले थे जहां पर इस संगठन ने सुनियोजित ढंग से दंगे कराए, वहां पर चीजें अव्यवस्थित कराने की कोशिश की, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की एजेंसियों ने जब जांच की तो इन सारी चीजों का खुलासा हुआ कि कैसे बड़े पैमाने पर पीएफआई संगठन के जरिए पैसों का ट्रांसफर किया गया, ऐसे लोगों को दिए गए जो कहीं न कहीं हिंसक प्रदर्शन कर सकें, कानून व्यवस्था को चुनौती दे सकें। हालांकि तब से यह संगठन प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके यह संगठन लगातार अंदर खाने अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में इससे जुड़ा हुआ एक राजनीतिक संगठन है जिसके जरिए यह फंडिंग और साथ ही साथ अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आपने वो भी चीजें देखी होंगी कि सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो वो दूसरे को रिलेट संगठनों के जरिए अपने नेटवर्क को लगातार चला रहा था। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई की गई थी। कुछ इसी तरीके का इनपुट उत्तर प्रदेश एटीएस को भी मिला था। जब एटीएस ने 70 से ज्यादा संदिग्धों को उठाया, उनसे पूछताछ की तो कई अहम खुलासे मिले, जिसमें सबसे बड़ी बात यह पता चली कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार यह संगठन अपने नेक्सस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, युवाओं को बरगला कर अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, उनको ऐसा साहित्य और ऐसे चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही थी जिससे कि वो भड़क कर कोई भी हिंसक काम कर दें या फिर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला काम कर दें। तो ये सारी डिटेल्स उनके बरामद मोबाइल फोनों से मिली है। हालांकि इनमें से 3 लोगों को, जो कि तीनों संदिग्ध हैं, उनको यूपी एटीएस ने हिरासत में ले रखा है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे जो मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं उनमें एक खास ऐप मिला है। वो ऐप जो कि आम लोगों के मोबाइल्स में नहीं होता है, वो सिर्फ इनके मोबाइल में मिला है। उस ऐप को चलाने के ट्रेनिंग भी ये लगातार अपने गैंग के सदस्यों को दे रहे थे, जिसकी वजह से कि जब ये कोई बातचीत करें या कोई दिशा निर्देश किसी भी जिले के अपने नेटवर्क के युवक को दें तो उस दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी ना हो, जिसको लेकर लगातार कहीं न कहीं जो ये संगठन है अंदर खाने काम कर रहा था। हालांकि पूरे मामले को लेकर यह भी एटीएस की जांच में पता चला है कि जो विदेश है, विदेश के कई ऐसे देश हैं जहां से लगातार इसको फंडिंग हो रही थी और फंडिंग भी जो हो रही थी वो मदरसों में शिक्षा को लेकर, गरीबों की सुरक्षा और सेवा के नाम पर यह बड़ा फंड लगातार इस संगठन में आ रहा था, जिसका प्रयोग ये उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था जो कि कानून सम्मत नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, देख रही है कि इस ऐप के जरिए कितने लोग जुड़े थे और ये भी तथ्य मिले हैं कि इस ऐप की ट्रेनिंग भी लगातार ये अपने नेटवर्क में आने वाले युवाओं को दे रहा था ताकि उनको पता हो सके कि कैसे इस ऐप के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। हालांकि इन सारी चीजों की तैयारियां लगातार यूपी एटीएस कर रही है कि अब इनकी रिमांड ली जाए ताकि विस्तृत पूछताछ हो और ये सारी चीजें जो अंदर खाने पीएफआई चला रहा था उसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। जी, इसके बाद में कहा यह भी जा रहा है कि ज्ञानवापी से जुड़े कुछ वीडियो इनके फोन में मिले हैं। इसके अलावा अशरफ और अतीक के वीडियो भी इनके फोन में बरामद हुए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो ऐप ये यूज कर रहे थे उस ऐप के जरिए अपने मैसेजेस को, अपने जो वीडियोस हैं या फिर जो भड़काऊ साहित्य है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे थे। और यही एक वजह है कि वो ऐसा ऐप यूज कर रहे थे जिससे कि बाहर चीजें ना जाने पाए, और उनके जो टारगेट लोग हैं जिन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उन तक ये चीजें आसानी से पहुंच जाएं। यही एक वजह है कि बड़े पैमाने पर अलग अलग मोबाइलों में ये ऐप डाउनलोड कराया गया, उसके बाद उस ऐप के जरिए जुड़े हैं। हालांकि जब एटीएस जांच कर रही थी तो इनके मोबाइल में जो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा विवाद है उसके जुड़े हुए तथ्य, दस्तावेज और पेपर की कटिंग्स बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई उससे जुड़े हुए वीडियो और कई पेपर कटिंग्स भी मिले हैं। मतलब सीधे तौर पर इन चीजों से यह साबित होता है कि ये सारे वीडियोस, दस्तावेज, पेपर कटिंग्स जो समाचार की विभिन्न एजेंसियां हैं उनके जो संकलन है उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कहीं न कहीं संगठन की तरफ से की जा रही थी। हालांकि यूपी एटीएस लगातार विस्तृत जांच इस पूरे मामले को लेकर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद पे आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।